नमस्कार। मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव। रात के 9:30 हो चुके हैं और मैं आप सबके लाइन पर आपके लिए आ चुका हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के कार्यक्रम में मैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत करता हूं। पिछले 3 दिनों से मेरी आपकी प्रस्तावित बुक पर मेरी व्यस्तता बनी रही और आज मेरा बोझ काफ़ी हल्का हो गया। मैंने सारी फिनिशिंग उस बुक की समाप्त कर दी और बिल्कुल आइडियल मॉडल पर जिस हिसाब से मैं उस बुक को आप तक प्रस्तुत करना चाहता था, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बस अब उसको प्रिंट होना बाकी है। संभवतः 1-2 दिन में उसका प्रिंट का कार्य आरंभ हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आज के इस क्लास को आरंभ करूं, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात तो ये कि जो बुक आपके लिए प्रस्तावित अंडर प्रेस है, उस बुक में हमारे कुछ साथियों ने शुरुआती दौर में बहुत अधिक एडवांस बुकिंग की थी, लेकिन अब अपेक्षित धनराशि उनकी हमारे खाते में नहीं आ रही है। 172 हमारे साथी इस समय पूरी कीमत पुस्तक की हमारे अकाउंट में जमा कर चुके हैं और मैं बड़ी उलझन में हूं कि जो हमारे साथी एडवांस बुकिंग कर चुके हैं उनकी पुस्तक को मैं किस तरीके से प्रेस से निकालूं, क्योंकि प्रेस से बुक निकालने का मतलब यह है कि प्रेस को पैसा देना ही देना है। और अगर मैं प्रेस से बुक नहीं निकालता हूं, बाद में आप अपना पैसा भेजते हैं, आप अपनी डिमांड करते हैं, तो फिर मेरे लिए भी कष्टदायी है और आपके लिए भी कष्टदायी है। इस नाते मैं आप सबसे एक बार पुनः इस बात की आशा करता हूँ कि आप विदिन 1 वीक यानी नेक्स्ट वीक में, कमिंग मंडे, या मैं ये मान लूँ कि 31 दिसंबर तक आप सब अपनी बकाया धनराशि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जिन लोगों ने भी 500 रुपये जमा किए हैं वो 1000, या जिन्होंने 1000 रुपये जमा किया वो 500, जिससे मेरी एक संख्या काउंट हो जाए। हो सकता है आप में से बहुत से साथी ऐसे रहे हो जिन्होंने 500 रुपये की बुकिंग कर दी और वो पुस्तक ना चाहते हो, उन्होंने सिर्फ एक मजाक के तौर पे या एक प्रयोग के तौर पे उन्होंने इस बात को हमसे शेयर कर लिया हो। तो मैं एक वास्तविक संख्या भी आपकी काउंट करना चाहता हूं कि मैं उसी हिसाब से, मुझे उस पुस्तक का लाइब्रेरी में शो नहीं रखना है कि किताब बिके या ना बिके, मैं उसको छपवा करके घर में रख लूं। मैं उतनी ही पुस्तक प्रेस से लेना चाहता हूं या निकलवाना चाहता हूं, उसके आगे पीछे 150 बुक आगे पीछे रहेगी जितनी आप लोगों की डिमांड है, क्योंकि ये एक स्पेशल बुक है जिसकी आप आशा लगाए बैठे हैं। बार बार आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आपकी बुक बड़ी विलम्ब से आ रही है, कितनी प्रतीक्षा कराएंगे, कितनी प्रतीक्षा कराएंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बुक का दाम मत देखिए, बुक का क्लेवर देखिए। उस बुक में मैंने आपके लिए क्या सामग्री परोसी है, आप उस थाली के भोजन को देखिएगा। और निश्चित रूप से जब मैं वो बुक आपके हाथ में दूंगा या आपके घर पहुंचेगी कुरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो आपको लगेगा कि आपका 1500 रुपया सार्थक हुआ है। और फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस 1500 रुपये में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को कितना बचत हुआ है। यह आप अंदाज़ा लगा लेंगे उस बुक की कीमत को देख करके, उस बुक के जो उस बुक में मटेरियल आ रहा है उस मटेरियल को देख के। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत से लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपकी बुक कुछ महंगी लग रही है। हम तो समझते हैं कि मेरी बुक अन्य मूर्ख बनाने वाले लेखकों की अपेक्षा बहुत सस्ती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिनको अधिक मूल्य लगता है वो गुरुदक्षिणा समझ के उसको दिमाग से निकाल देंगे, और जिनको सही लगता है उनके लिए तो बुक मैं समर्पित कर ही रहा हूँ। इधर कई 2-3 दिनों से मैं आपके बीच नहीं आया और आप सबके कई सवाल हमारे पास रिजर्व में आए और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज रात 9:30 बजे आप सबसे इन सवालों पर चर्चा करूँगा। पहला सवाल बहुत ही गंभीर है। ये डॉक्टर चंद्रशेखर जी का है और चंद्रशेखर जी के इस सवाल को योगेश्वर जी ने, सत्येंद्र जी ने वैशाली से, इन सब ने इन सवालों पर अपनी सहमति जताई है। आप सबके नाम मुझे दिख रहे हैं, आप सबका प्रणाम स्वीकार है। नाम पढ़ने में मुझे आपके सवालों के जवाब देने में दिक्कत आएगी। चंद्रशेखर जी का सवाल है कि जब विभिन्न पौधे किसी एक ग्रुप की मेडिसिन में मिले हुए हैं
जैसे उनका कहना यह है कि जब S1 के 9 पौधे एक कॉमन प्लांट हो गए तो अन्य मेडिसिन में फिर 1-2 प्लांट बदल देने से उसके लक्षण या उसके कार्य कैसे बदल जाते हैं। सवाल आप समझ रहे हैं? इनका सवाल है कि कुछ पौधे, कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो सभी मेडिसिन में पाए जाते हैं, और 1 या 2 मेडिसिन बदल देने से, 1 या 2 पौधे बदल देने से उस संबंधित मेडिसिन में उसके कार्य की प्रणाली या उसके कार्य की जो एक लिमिट है वो कैसे परिवर्तित हो जाती है, या क्यों परिवर्तित हो जाए। जब कॉमन प्लांट हैं तो कॉमन प्लांट के बाद 1 ही 2 पौधे बदलने पर उनका नेचर कैसे बदल जाता है। अब आइए इस सवाल के जवाब पर। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं, कुछ सवाल हमारे पास और हैं। एक सवाल हमारे साथी ने किया है, एनके रज्जाक ने, कि अगर हम डिस्टिल वाटर में दवा ना बनाएं, आरएस में दवा बनाएं, तो हमें कितने बूंद रोगी को प्रयोग में देना चाहिए। हमारे एक साथी ने सवाल किया है कि सर अगर हम बूंद में दवा ना दें, हम उसको ml में दवा दें, तो फिर हमारा रेशियो क्या होना चाहिए। हमारे सत्येंद्र जी ने वैशाली से एक और महत्वपूर्ण सवाल किया कि जब हम किसी प्लांट से कोई मेडिसिन बनाते हैं और कई दिनों तक उसको रख देते हैं तो सड़ने लगती है, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो फिर दवा कैसे परफॉर्म होती है। एक सज्जन ने और पूछा है कि आरएस में दवा देने का डोज क्या है। डॉक्टर अलनावर ने कर्नाटका से यह सवाल किया है कि 450 ml में अगर हम 20 ड्रॉप आरएस डाल देते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या हो सकती है। ये तमाम रोचक सवाल थे। और हमारे एक साथी ने एक और सवाल पूछा था कि अगर हमको ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाना पड़े, स्वास्थ्य शिविर लगाना पड़े, तो हमको परमिशन किससे लेनी। तो आइए हम आपके सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं कि जब समान पौधे विभिन्न औषधियों में पाए जाते हैं तो 1-2 प्लांट बदलने पे उनके नेचर में परिवर्तन क्यों होता है। अब यहां पे आपको समझना यह होगा कि प्रत्येक पौधे, जैसे मान लीजिए कि हमको यस्टू देना है, तो यस्टू में पौधे जो बदलते हैं, उन पौधों के जो लक्षण हैं, उन पौधों के जो सिम्टम्स हैं या उनकी जो विशेषता है, वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। शेष पौधों के लक्षण उस संबंधित रोग के लिए, संबंधित अंग की विशेषता के लिए डोमिनेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको रिसेसिव और डोमिनेंट ये 2 लक्षणों के बारे में थोड़ा मेंडल के फार्मूले पे भी आपको जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि डॉक्टर अनिल ज़्यादा बखान करके उत्तरों को देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने का एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि जिन लोगों ने मेंडलिज्म पढ़ा हो, मेंडल ने यह कहा था जब 2 विपरीत प्रकार के लक्षणों को हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमको वही लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो प्रभावशाली होते हैं। इट मीन जब हम 2 विभिन्न प्रकार के पौधों को आपस में मिला करके एक मिक्सचर की दवा बनाते हैं, एक मेडिसिन बनाते हैं, तो हमको उसमें से जो पौधा प्रभावशाली होता है वो उस संबंधित अंग पर जाके अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे S1 हमारी एक यूनिवर्सल रेमेडी है जो सभी अंगों पर कार्य करती है, लेकिन S2 की विशेषता ये है कि ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स पर अपना प्रभाव दर्शाती है। तो जब हम S2 देते हैं तो S2 के जो पौधे हैं लाइकोपोडियम को से जो बदलते हैं तो उसका प्रभाव हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन पर, एलिमेंट्री कैनाल के लार्ज इंटेस्टाइन पर, रेक्टम पर, ये विशेष पार्ट में जाकर के हमारा प्रभाव दिखाती है। अब सवाल यह है कि फिर उसमें S1 के पौधे क्यों मिलाए गए। इनका सवाल यहीं पे इंडिकेट है कि उसमें S1 के पौधे क्यों मिलाए गए। हमको S2 में उतने पौधे मिला के S2 बना देना चाहिए था, या S3 में जितने जो पौधे बढ़ाए गए केवल उन्हीं को मिला करके S3 नाम देना चाहिए था। अब इस पर समझिए कि हमने कॉमन प्लांट को क्यों मिलाया हर मेडिसिन में।
चूंकि जब हम किसी रोग से संबंधित किसी व्यक्ति की विभिन्न शिकायतों को, एक व्यक्ति के को अगर पाचन क्रिया गड़बड़ है, एक रोगी आपके पास आता है और ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे भूख तो लगती है लेकिन मेरा पेट साफ नहीं होता है। अब आप बताइए, अगर उसको भूख लग रही है और उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, स्टूल उसको सही पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, गैस उसको बार बार बन रही है, निकल रही है, पास आउट हो रही है, सर में उसके दर्द बना रहेगा, पेट उसका फूलेगा, हाथ पैरों में झुंझुनाहट बढ़ेगी, थकावट बढ़ेगी, आंखों पर बोझ पड़ेगा। जब इतने अंग उसकी 2 प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गए तो यशवन में जो कॉमन प्लांट पड़े हुए हैं, जो अन्य औषधियों में भी पड़े हुए हैं, तो ये हमारे विभिन्न अंगों की तरफ अपना इंडिकेशन करते हैं। यानी जब हम एक रोग लेकर के कोई रोगी आता है, एक शिकायत लेके आपके पास आता है, तो उस एक शिकायत से विभिन्न अंगों की शिकायतें जुड़ जाती हैं। और फिर हमको एक सवाल कोई आ रहा है, इंजेक्शन सर, इंजेक्शन के तैयार करने में 19 का के हिसाब से एग्जाम्पल 99 ड्रॉप्स डिस्टिल वाटर RS का 1 ड्रॉप मेडिसिन, ये लिख रहे हैं मिस्टर मोहम्मद अघनी जी। अघनी जी, चूँकि आप हमसे बहुत दूर हैं, पाकिस्तान से आप सवाल लिखते हैं और आपका जवाब भी लिखा जाता है पाकिस्तान से, और आपको जो पुस्तकें या जो किताबें पढ़ाई गई हैं वो किताबें दादा आदिम के ज़माने की किताबें हैं, उनकी भाषाएं वही हैं। वो वैज्ञानिक स्तर से अलग एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक फिलॉसफी के आधार पर वो किताबें लिखी गई हैं, जिसमें कल्पनाएं ज़्यादा हैं, प्रयोग कम हैं। इलेक्ट्रोहोपैथी में इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, टैबलेट, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है औषधियों को अंगवार देना और अंगवार यानी ऑर्गन वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन करना और मेडिसिन को सिलेक्ट करके उसको डोज के आधार पे पेशेंट को देना। अब पहले आप ये समझ लें जो मैं बता रहा हूं कि इसीलिए चूंकि एक मेडिसिन में जो विभिन्न पौधे होते हैं, विभिन्न पौधे हमारे विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, इस नाते अगर हमने H2 का लिया है तो वो हमारी स्पेसिफिक मेडिसिन हो गई, और उस स्पेसिफिक मेडिसिन में जो अलग से प्लांट मिलाए गए हैं वो स्पेसिफिक प्लांट होंगे, उनके जो गुण होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर में आएंगे, शेष उससे संबंधित हमारे रिसेसिव कैरेक्टर होंगे। जब हम S1 देंगे तो S1 के सारे प्लांट हमारे डोमिनेंट होंगे, शेष प्लांट रिसेसिव हो जाएंगे। जब हम S3 में जाएंगे तो S3 के जो प्लांट हमारे बढ़ेंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर को कैच करेंगे, उस ऑर्गन को कैच करेंगे, जिस डोमिनेंट ऑर्गन को वो कैच करेंगे, और शेष हमारे जो पौधे होंगे वो रिसेसिव ऑर्गन को कैच कर लेंगे। तो उन अंगों में चूंकि कम कम दिक्कतें आ रही हैं तो हमारी वो पौधे उन अंगों को टच करेंगे, उनके एंजाइम्स वहाँ तक पहुँचेंगे, और जो डोमिनेंट एंजाइम्स हैं वो जा करके तुरंत अपना दूसरा काम करेंगे। ये है एक कॉमन मेडिसिन के साथ अन्य पौधों को मिलाना। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं कि अगर हम डिस्टिल वाटर के बजाय RS में लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, बूंद के हिसाब से ml देना है। अब देखिए, अगर आप ड्रॉप देते हैं तो ड्रॉप के आधार पे आप 30 ml में ड्रॉप को डिवाइड करते हैं। अगर आप 1 ml मेडिसिन देना चाहते हैं तो 1 ml के साथ आपका 9 ml RS या 9 ml डिस्टिल वाटर होना चाहिए। अगर आप इस रेशियो में आपको पेशेंट को देना है कि अगर आप 1 ml मेडिसिन चूज करते हैं किसी मेडिसिन के लिए तो उसके साथ आपको 9 ml RS देना है। अब 1 ml मेडिसिन में कितने ड्रॉप होंगे ये आप गिन लीजिए, अगर आप ड्रॉप वाइज देना चाहते हैं। ये मोहम्मद अघनी जी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से तैयार करते हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हो सकता है आपके यहाँ इस तरह की मेडिसिन को प्रिपेयर करते हो, लेकिन अब मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि इलेक्ट्रोहोपैथी की मेडिसिन पाकिस्तान में किस विधि से बनाई जा रही हैं, या वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो मेडिसिन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, या उनकी बनाने की कला क्या है। क्योंकि पाकिस्तान से अभी हमसे 3 या 4 चिकित्सक ही जुड़े हैं इलेक्ट्रोहोपैथी के, और अन्य देशों के भी इस पर चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है आपके पाकिस्तान में अगर इस तरह की बात हो रही है तो अच्छी प्रगति है, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रयोग करना होगा कि
क्या रेशियो मिला करके किस तरीके से मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं, सर कौशिक बोरा लिख रहे हैं, नमस्कार सर, यशवंत मेडिसिन में कोई कॉन्स्टिपेशन में देना नहीं है चाहिए क्या, क्योंकि इसमें नक्स भूमिका है। देखिए मैंने आपको कौशिक बोरा जी, हालांकि अब तो किताब बहुत जल्द आप लोगों के हाथ में आने वाली है, आप सब कुछ समझ जाएंगे उसको पढ़ के। इसके पहले मैंने आपको डिवाइडेशन किया है L2, L3 और CNS का। L2 में जो मेडिसिन मिली हुई हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हैं, L3 में जो मेडिसिन मिलाई गई हैं वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए हैं। तो कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो हमको L3 की मेडिसिन चूज करना अर्थात S2 चूज करना है। इस नाते इस पर कोई संदेह नहीं, और ये पिछले वीडियो में हमने कई बार आप लोगों को बताया है, आप इसको सुन करके एक बार पुनः इस पर ध्यान दे करके प्रयोग कर सकते हैं। सड़ने की बात हम कर लें, हमारे एक सत्येंद्र जी ने पूछा था कि जब हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो क्या वो पौधे सड़ नहीं जाते। हम तो पौधों को कोहेबेशन प्रोसेस में सड़ाते ही हैं। हम 38 डिग्री टेम्परेचर तक छत के ऊपर प्राकृतिक धूप में, प्राकृतिक प्रकाश में हम उसको सड़ाने का काम करते हैं। सड़ने का मतलब कीड़े लगना नहीं है, सड़ने का मतलब उस पानी में, उस डिस्टिल्ड वाटर में, उस पौधे के तने के, फूल के, पत्तियों के जो मूल तत्व हैं वो उतर करके हमारे जल में आ जाते हैं। तो पत्ती फिर उसका जो कि एक तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ऊपर तैर जाता है और हम उसको निकाल के अलग कर देते हैं। फिर जो नीचे पानी निथारा रहता है जिसको आप एक्सट्रैक्ट कहते हैं, वो आप निकाल करके उसमें फिर आप वही प्लांट का पार्ट डाल देते हैं। और ये प्रक्रिया कई बार हम करते हैं, हर बार हम उसको निकाल के फेंक देते हैं। हमारा पानी नहीं सड़ता, हम पानी में जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाते हैं, हमारे मेडिसिन जितना होता है वो मेडिसिन में उतर जाता है, हमारे पानी में उतर जाता है वो मेडिसिन का पार्ट, और शेष पार्ट जो उसका अविलेय होता है या अनडिजॉल्वेबल होता है उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो इस नाते उसमें कीड़े लगने कोई सवाल नहीं। कीड़े से तात्पर्य आपका बैक्टीरिया से हो सकता है। बैक्टीरिया वाटर के अंदर जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उस टेम्परेचर पर, निश्चित टेम्परेचर पर बैक्टीरिया के आने का कोई उपक्रम नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि हम बार बार उसको चेंज करते रहते हैं और हम निथारे हुए भाग को अलग एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। डोज मैंने आपको बता दिया, और एक्सपायरी डेट की बात कर लें। देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में अगर वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है और कोहेबेशन प्रोसेस से बना करके D3 में आपको प्रस्तुत किया गया है तो उसकी एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, वो आजीवन हम उसको रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अब सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? आप सपोज कीजिए कि आप गंगा का जल नदी से ले आते हैं और एक गैलन में भर के आप 2-2 साल, 4-4 साल रखते हैं, वो नहीं खराब होता है। और आप अपने घर का पानी अब बॉटल में रख देते हैं, वो खराब हो जाता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर है, ये वाटर का जो है, हम ये कितने दिन सुरक्षित रखते थे इस पर डिपेंड करता है। डिस्टिल वाटर आपका किस बीज से बनाया गया है, डिस्टिल वाटर आपका कहाँ से चला है, आप जिस दुकान से डिस्टिल वाटर ले रहे हैं क्या वो आपको डिस्टिल वाटर ही दे रहा है? ऐसा तो नहीं वो पानी भर के अपने गैलन में रखे और आपको पलट के दे रहा है और डिस्टिल वाटर के नाम पे बेच ले रहा है। ये तो हमने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि बरसात का जो पानी होता है वो प्राकृतिक डिस्टिल वाटर है। अगर आप बरसात के पानी को कलेक्ट कर लें और उसमें अपनी मेडिसिन तैयार करें तो वो उसमें फंगस लगने कोई चांसेस नहीं होते हैं। आमतौर से हमारे बर्तन में कोई गड़बड़ी है, कांच के बर्तन अगर साफ़ सुथरे हैं, शीशे के बर्तन जार साफ़ सुथरे हैं तो उसमें फंगस आने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी ड्रॉपर में या ढक्कन में या बॉटल के साफ़ करने में कहीं कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसमें फंगस आने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। इस नाते जब हम लोग RS का प्रयोग जो कराते हैं, RS का प्रयोग 450 ml में 20 ड्रॉप्स, तो अब जब हम 20 ड्रॉप्स पहले डाल दें सीसी में और उस पूरे बॉटल को हिला दें, इसके बाद हम उसमें डिस्टिल वाटर डाल दें, फिर उसको भी हिला दें, फिर हम मेडिसिन उसमें मिलाएं, तो संभवतः वो ख़राब नहीं होगी और वो अच्छी तरह से चलेगी। इस नाते इसके एक्सपायरी डेट पर हम कोई चर्चा नहीं कर सकते। तो लगभग आप सभी लोग लाइन पर हैं। सर जी पानी के pH पर भी
डिपेंड करता है कि कितने समय सुरक्षित रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। पीएच वैल्यू ही तो है। जब पीएच का मान कम रहेगा, जीरो, आप पीएच के मान को कम और ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, क्योंकि हर बैक्टीरिया का लेवल अलग अलग, और बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक है। बैक्टीरिया विभिन्न टेम्परेचर पर मरते नहीं हैं। तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम अपने पानी के पीएच वैल्यू को भी ध्यान रखेंगे। ये आपने बहुत सही जानकारी लोगों को बताना चाहा और मैंने इसको रिपीट कर दिया। डिस्टिल वाटर में जाला होता है, क्या सलाश से कॉन्स्टिपेशन दूर हो? सवाल बहुत आपके आ रहे हैं लगातार। आप मिस्टर प्रेम नारायण मौर्य जी पूछ रहे हैं कि क्या सलाश से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। सलाश स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए बनाई गई है। लार्ज इंटेस्टाइन की ये मेडिसिन है, और जब आप इसको गुनगुने पानी में यूज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में ये मदद करती है, गैस पास में मदद करती है, और एलिमेंट्री कैनाल को साफ करने में मदद करती है। इसको हमेशा रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ जब आप लेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ फिर आपकी भूख भी बढ़ेगी, जिसमें C8 का प्रयोग अगर आप सलाश के साथ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आप सबका जो सवाल था उस पर मैंने अपने विभिन्न दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास किया है। और आज का क्लास बस इतना ही, चूँकि मैं आपकी किताब के लिए ज़्यादा समय दे रहा था और आपके बीच में आने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन नहीं आ पाया। पीएच होने से पीएच 7 पर चर्चा कर रहे हैं। पीएच 7 पर ये डॉक्टर देवेंद्र 4 हैं जो कह रहे हैं कि आई थिंक पीएच 7 होने से ही होगा। पीएच 7 एक नॉर्मल या जिसको हम कह सकते हैं मीडिएटर पीएच वैल्यू है। पीएच 7 से नीचे आएंगे तो एसिडिक बनेगा, और पीएच 7 से ऊपर जाएंगे तो आपका एल्कैलिक बनेगा। तो पीएच 7 पर आप अगर पीएच 7 का वाटर अगर आपको मिलता है तो वहाँ पर संभावनाएं आपकी ज़्यादा हैं मेडिसिन के साथ मिलाने की। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी विशेष रोग पर हम आपसे चर्चा नहीं कर सके, किसी विशेष विषय पर आपसे चर्चा नहीं किए, लेकिन आपके विभिन्न विषयों पर आप सबकी सहमति थी, आप सबके सवाल आ रहे थे, इस नाते इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। और अंतिम चर्चा आपसे कि 11 जनवरी को मैटी डे का एक भव्य आयोजन प्रयागराज नगरी में रामबाग सिटी स्टेशन प्रयागराज के सामने केएनएच मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आयोजित होगा, जहां पर यदि आप हमारे साथ मैटी डे मनाना चाहें तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपने आने के लिए अभी से तैयारियां कर लें। हम 11 जनवरी को आपसे प्रयागराज में मिलने के इच्छुक हैं। बुक इनॉग्रेशन करने की पूरी तैयारी है, लेकिन बुक हम आपको वहां देंगे नहीं। बुक आपके घर, आपके एड्रेस पर, होम एड्रेस पे कुरियर या पोस्ट ऑफिस के जरिए ही पहुंचाई जाएगी। हमारी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां हैं जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकता। मैं बुक आपको वहां प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। केवल बुक इनॉग्रेट वहां होगी। बुक की 1 या 2 कॉपियां वहां मैं ले जाऊंगा, और उसके बाद शेष वहाँ से लौटने के तुरंत बाद मैं आपको कुरियर या पोस्ट ऑफिस से जैसे मेरे पास बुक की सही क्वांटिटी आ जाएगी, मैं तत्काल आपको भेजना शुरू कर दूंगा। आप आश्वस्त रहें कि बुक आपके घर निश्चित रूप से पहुँचेगी। इन्हीं बातों के साथ आज अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को यहीं पे इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे निश्चित रूप से। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।